हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तौकीर आलम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर को पढ़ने वाले हैं। इस यूनिवर्स में केवल और केवल 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। इन फोर्सेस को हम बेसिक फोर्स भी बोलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाई फंडामेंटल फोर्स इज कॉल्ड फंडामेंटल फोर्स। तो सबसे पहले हम फोर्स का डिफिनीशन समझ लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना को हम बोलते हैं जनरली कि उस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन फंडामेंटल फोर्स ऐसे फोर्स हैं जो ये बेसिक फोर्सेस हैं, यानी और इन फोर्सेस, इन 4 फोर्सेस के अलावा जो फोर्सेस हैं डेराइव्ड फोर्स बोले जाते हैं। जैसे कि हमारा है स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, ये सारे के सारे फोर्सेस जो हैं डेराइव्ड फोर्स हैं। यानी कि ये सारे फोर्सेस फंडामेंटल फोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो चलिए हम बारी बारी से इन चारों फोर्सेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इनका कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स दैट इज एक्ट बिटवीन 2 मासेस और 2 ऑब्जेक्ट। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स है जो कि इन्हीं 2 ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट करता है। तो चलिए हम ये लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स है दैट एक्ट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। सपोज दैट ये 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास m1 और m2 है। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कि ऊपर से अर्थ पर गिर रहा है, ओके, तो इस ऑब्जेक्ट यानी कि इस मार्कर और ये अर्थ के बीच जो भी अट्रैक्शन हो रहा है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ या मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ये सारे के सारे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से करते हैं। और इसके बाद हम ये देखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट के बीच एक्ट करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को फार्मूलेट किया गया है, यानी इसका फार्मूला दिया गया है कि यदि कोई 2 ऑब्जेक्ट जिनके बीच का डिस्टेंस r हो और उनका मास m1 और m2 हो, तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो होता है g m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहाँ पे g यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ओके, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये केवल और केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है, यानी कि ये केवल अट्रैक्शन वाला फोर्स ही होता है। इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट में कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। इसके बाद और हम इसके आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वे फोर्स है जो किन्हीं चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। ओके, यानी कि कोई भी 2 चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जांपल पहले हम लिख देते हैं एक्ट बिटवीन 2 चार्ज। सपोज दैट ये फर्स्ट चार्ज, सपोज दैट ये 2 चार्ज हैं, चार्ज Q1 और Q2। इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे ये कोई चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव, तो इनके बीच जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ओके, अगर ये चार्ज, यदि ये चार्ज अनलाइक है तो इसके बीच जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। लेकिन यदि ये फोर्स लाइक फोर्स है, यानी कि प्लस और प्लस है, तो इनके बीच रिपल्सन होगा। यदि ये माइनस और माइनस है तो भी इनके बीच रिपल्सन होगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो सेकेंड पॉइंट हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। यानी कि हम लिख सकते हैं अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। ओके, इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वे फोर्स होते हैं जो न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच एक्ट करते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि वे फोर्स, सपोज डैट ये न्यूक्लियस है और हम जानते हैं, आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो मान लीजिए कि ढेर सारे ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ओके, ये है। अब ये हम जानते हैं कि प्रोटॉन का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है। यानी कि कोई दो प्रोटॉन, इन पे चार्ज पॉजिटिव है तो इनको रिपेल कर जाना चाहिए, यानी कि इसको प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर चला जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ये हम जानते हैं। इसका रीजन ये है कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करके रखता है। जैसे कि हम जनरली फैमिली में देखते हैं कि ब्रदर और सिस्टर्स की झगड़ा जो होता है, इन झगड़े के बीच जो पेरेंट्स का जो फोर्स होता है वो फोर्स इनको कंबाइन करके रखते हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, इनका जो नेचर होता है ये बोल सकते हैं कि अट्रैक्टिव होता है। यानी कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि एक्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का नेचर जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जिनसे स्पॉन्टेनियसली कुछ रेडिएशंस रिलीज होते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रे। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है। ये जो है ये सब्सटेंस है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जैसे कि बोल सकते हैं रेडियन, ओके, रेडियम। इस सब्सटेंस से कुछ पार्टिकल जो कि अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल रिलीज होते हैं। ये बीटा पार्टिकल्स का नेचर निगेटिव होता है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि बीटा को हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही को ही बोलते हैं। ओके, इसके साथ साथ कुछ और पार्टिकल जिन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिनो, ये भी रिलीज होते हैं। अब इन दोनों पार्टिकल के बीच, यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्स लगता है, जो वीक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि हम लिख सकते हैं यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन
इलेक्ट्रॉन एंड ओके हम लिख सकते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो। इसका जो नेचर होता है वह ना ही अट्रैक्टिव और ना ही रिपल्सिव होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाइदर अट्रैक्टिव नॉर रिपल्सिव। ओके इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। दूसरा हमने देखा कि ये केवल और केवल इनका नेचर अट्रैक्टिव ही होता है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे थर्ड पॉइंट कि इसका जो रेंज होता है वो लार्ज होता है, यानी कि लिख सकते हैं लार्ज रेंज, यानी कि इसका रेंज इनफाइनाइट होता है। मतलब कि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ये फोर्स एक्ट करता है, जैसे अर्थ से लेकर मून तक या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ये फोर्स एक्ट करता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसका भी रेंज इनफाइनाइट होता है। तो हम लिख सकते हैं लार्ज रेंज यानी कि इनफाइनाइट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो थर्ड पॉइंट है हम ये लिख सकते हैं कि इसका जो रेंज होता है वो शॉर्ट होता है, यानी कि ये केवल न्यूक्लियस के अंदर ही ये एक्सपीरियंस किया जा सकता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है। इसका रेंज जो है 10⁻⁻15 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्ट रेंज, यानी लगभग 10⁻⁻15 मीटर, जो कि न्यूक्लियस का साइज होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो रेंज होता है वो भी वेरी शॉर्ट होता है। ओके मतलब ये भी 10⁻⁻16 मीटर के बीच ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ओके इसके अलावा हम देखते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे कमजोर फोर्स होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये सेकेंड नंबर पे आता है। यानी कि इसको लिख सकते हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, यानी कि ये सेकेंड नंबर पे आता है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है सॉरी, तो इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ओके वीक न्यूक्लियर फोर्स ये सबसे वीक फोर्स होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वीक फोर्स होता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स से ये स्ट्रॉन्ग होता है। यानी हम लिख सकते हैं वीक बट स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ओके इसके बाद हम नेक्स्ट कंपैरिजन देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स
इन दोनों को एक्ट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है, यानी कि नो मीडियम रिक्वायर्ड। किसी मीडियम की जरूरत नहीं होता है। अगर कोई मीडियम है तो ठीक, अगर मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, एयर है, तो भी दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी को एक्ट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होता है। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं नो मीडियम रिक्वायर्ड। ओके, तो इस तरह से ये जो कंपैरिजन है वो समाप्त हुआ। इसके बाद हम एक टर्म यहाँ पे ये देख सकते हैं, इन चारों फोर्स में कौन सा फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और सबसे वीकेस्ट है। तो इसका हम एक आर्डर देख लेते हैं। सबसे इन चारों फोर्स में से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो हमारा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद जो फोर्स आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वह है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और जो सबसे लास्ट में आता है जो सबसे वीक है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये मान ले कि इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻2 और इसकी वैल्यू 10⁻⁻13 और इसकी वैल्यू 10⁻39 होता है। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 1 है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 1/100 होगा, और ये वीक न्यूक्लियर फोर्स 1/10013 टाइम्स होगा। तो इस प्रकार से ये कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये टोटल वीडियो था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सारे डाउट जो है फंडामेंटल फोर्स यानी कि बेसिक फोर्स से रिलेटेड डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।